9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा और इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष इस नाव पर सवार है। सामने गंगा की धारा और ये देखिए जो शहनाई वादन आपने सुना, कहते हैं ना कोई भी शुभ कार्य हो तो शहनाई तो बजनी चाहिए, इसीलिए देखिए शहनाई वादक भी हमारे बीच मौजूद है, कविराज भी हमारे बीच मौजूद है और आपके लिए पूरा रंग जमा दिया है, पूरी महफिल जमा दी है टीवी 9 भारतवर्ष ने। अपने बोट स्टूडियो पर हम मौजूद है। उधर देखिए पीछे आपको घाट नजर आएंगे, ये बनारस के वो ऐतिहासिक घाट है जिनकी अपनी कहानी है, उन कहानियों पर भी बात होगी। लेकिन आज का दिन बनारस के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान बनारस का रंग, बनारस का मिजाज देखने लायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे काशी में इससे पहले भी जब वो आए थे तो बहुत अच्छी बात भी लगी, इस बार अत्यधिक भीड़ होने वाली क्योंकि देश भर के बड़े बड़े नेता जो है उनके साथ इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं बनारस में। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अपने बोट स्टूडियो से, लेकिन हमारा बस स्टूडियो भी तैयार है जिस पर मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। उनका रुख कर लेते हैं। बिल्कुल प्रतिभा, तो आप तो बनारस का रंग दिखाई रही है, लेकिन मेरे साथ जैसा कि मेरे दर्शक देख सकते हैं 2 बनारसी मौजूद हैं मेरे साथ। यहाँ पर देख सकते हैं अजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बनारस से बहुत पुराना नाता है और पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत है, समाज सेवी हैं, बनारस के लिए काफी कुछ किया इन दोनों ने। और आज जब प्रधानमंत्री का रोड शो गुजर रहा होगा बनारस से, तो इनसे अच्छा और कौन होगा ये बताने के लिए कि बनारस में पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, बनारस की सांस्कृतिक विरासत, बनारस की राजनीति, बनारस के लोग आखिर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, 400 पार के नारे को लेकर इनकी क्या राय है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने बताया बोट स्टूडियो, तो ये टीवी 9 का हाईटेक बस स्टूडियो है। पीछे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसकी अपनी एक ऐतिहासिक विरासत है, प्रधानमंत्री का यहां से भी एक नाता रहा है, वो भी बताएंगे आज हम आपको। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए वो भी जान लीजिए। विपिन लंका गेट से हमारे साथ है, पंकज जी BHU गेट से हमारे साथ है, हमारे साथ कुमार कुंदन है मदनपुरा से, और कुमार हमारे साथ आनंद है जो इस वक्त काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री को जाना है रोड शो के अंत में। तो शुरू से लेकर अंत तक, बीच में, हर जगह टीवी 9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है, हम मौजूद हैं आपको इस रोड शो के बारे में सब कुछ बताने के लिए। लेकिन हम इनसे बातचीत करें उससे पहले एक बार फिर से चलते हैं बोट स्टूडियो प्रतिभा के पास। तो ये देखिए यहाँ पर शहनाई बज रही है, बनारस के अलग अलग घाटों से हमारा बोट स्टूडियो आगे बढ़ रहा है। और इस बीच बद्री जी, मैं जरूर चाहूंगी कि आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। बिल्कुल, ये बनारस है। बनारस में कहा जाता था बहुत पहले कि गुंडा मुंडा पंडा ठलुआ चंठ यहाँ का वासी। काशी के लिए कहा जाता था कि गुंडा मुंडा पंडा ठलुआ चंठ यहाँ का वासी, चना चबेना गंगा जल पर जियत हो राजा काशी। एक एक गली में विद्वानन का भीड़ हो अच्छी खासी, सीढ़िए पर मिल जाइयन तो के राण साण सन्यासी, सीढ़िए पर मिल जाइयन तो के राण साण सन्यासी, सच पूछो तो इहो हो राजा काशी का परिचय, बोले राजा रामचंद्र की जय। तो इसे काशी कहा जाता था पुराने जमाने में। लेकिन आज चूंकि चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में जो वोट देते हैं अपने प्रधानमंत्री को या अपने सांसद महोदय को, तो कुछ अपेक्षाएं भी रखते हैं। तो वो कहते हैं, लाए हैं हम निकाल के नेहरू के जाल से, लाए हैं हम निकाल के नेहरू के जाल से, इस देश को रखना मेरे मोदी संभाल के, इस देश को रखना मेरे मोदी संभाल के। तो वो कहते हैं और बड़े गर्व से कहते भी हैं कि भीतर घुसे विरोधी बाहर आप ही रहें, भीतर घुसे विरोधी बाहर आप ही रहें, होने की है गारंटी पूरी आप जो कहें, हर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है बिना बवाल के, इस देश को रखना मेरे मोदी संभाल के। मंदिर बना और 370 हट गया, मंदिर बना और 370 हट गया, मथुरा काशी के लिए अब सीना तन गया। वक्फ बोर्ड देखिए, वक्फ बोर्ड देखिए, अब समय निकाल के इस देश को रखना मेरे मोदी संभाल के, इस देश पाक का दो। हमें रुख करना होगा इस वक्त हमारे बस स्टूडियो का, मैं फिर आऊंगी तो अब इसको आप पूरा कर दीजिएगा। गौरव,
बिल्कुल प्रतिमा, तो देखिए आपने तो गजब रंग जमा दिया है और बनारस का रंग आज पूरे दुनिया में, पूरे देश, पूरी दुनिया में TV9 भारतवर्ष के थ्रू जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो फिर बनारस का जोश भी लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोड शो की, तो हमारे संवाददाता जो सड़क पर इस वक्त चप्पे चप्पे पर उस रूट पर खड़े हैं उनके पास चलते हैं। पंकज जी, क्योंकि 3:06 हो चुके हैं, क्या कार्यक्रम, क्या रिपोर्ट मिल रही है? प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंच सकते हैं वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में? देखिए, अब से ठीक 2 घंटे बाद हम कह सकते हैं कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो शुरू हो जाएगा। देखिए, उसके लिए जो तैयारियां की है बीजेपी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने गीत संगीत कहीं पर आपको बताऊं कि वेद मंत्रोच्चार वगैरह इस तरीके से, और ये दोनों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। यहाँ पर सड़क के एक तरफ ये लोग इधर खड़े रहेंगे और फिर उधर देखिए सड़क के दूसरी तरफ, और बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो रोड शो होगा ना, उसके आगे कोई नहीं चलेगा। इस तरीके से खाली करा दिया गया है अभी से। हालांकि अभी 2 घंटे का वक्त है, लेकिन पूरी तैयारी एसपीजी से लेकर वाराणसी पुलिस की तरफ से कर दी गई है यहाँ पर। और ठीक 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और फिर बीएचयू के गेट से उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। जैसा पिछली बार लोकसभा चुनाव में हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय को माल्यार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, मैं आता हूं पंकज आपके पास, हमारे दूसरे सहयोगियों के पास भी जाऊंगा, लेकिन हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी है। डॉक्टर रजनीकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 सालों का नाता हो चुका है वाराणसी से, तीसरी बार वो यहाँ से नामांकन करने जा रहे हैं। आप क्योंकि लगातार बनारस को देख रहे हैं बहुत पुराने समय से, सबसे पहले तो क्योंकि अभी प्रतिमा बोर्ड स्टूडियो में वो एक हमारे साथ जो लोग गायक थे कितना शानदार बनारस के बारे में बता रहे थे, आप चर्चा शुरू करें, बोलना शुरू करें। मैं चाहता हूं आप भी बनारस के लिए और कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर कहना चाहें। देखिए, काशी में आने के बाद जो इसकी महिमा है वो सबसे बड़ी ये है कि काश्यते प्रकाशते इति काशी, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान है, पृथ्वी पर वो स्थान वही काशी है। एक तरफ तो ये कहा जाता है, दूसरा कहा गया काश्याम मरणाम मुक्ति, अत्र मंगल सर्वत्र, यहाँ पे सभी जगह मंगल है। यहाँ तक कि जो महाश्मशान है वहाँ मणिकर्णिका है, वहाँ पे भी मंगल का उत्सव होता है यहाँ पे, और मसाने की होली यहाँ से मशहूर है। तो काशी की शुरुआत यही है। लेकिन काशी में शिल्प है, विरासत है, बनारसी साड़ी है, पान है, ठंडई है, मलाई किलौरी है और बनारस का लंगड़ाम है। जो शहनाई अभी बज रही थी, हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि शहनाई को जीआई टैग और बनारस के तबले को जीआई टैग अभी इसी वर्ष प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी में जो आगमन हो रहा है, 10 वर्ष पूर्व जब वो यहाँ पे उनका आगमन हुआ था, उस समय जो यहाँ की विरासत में सिर्फ 2 क्राफ्ट ऐसे थे जिनको जीआई टैग मिला था, बनारस की साड़ी और भदोही की कारपेट। मात्र 10 साल के अंदर 2014 से अभी 24 का ये चल रहा है मई, 32 उत्पाद और नए जीआई हो गए। ये दुनिया के किसी भूभाग में ऐसा है नहीं कि आज की तारीख में 34 जीआई, तो 2014 के पहले 2 और 32 10 साल के अंदर में। मतलब आप कह रहे हैं कि 10 सालों में जीआई टैग के मामले में बहुत अच्छी खासी प्रगति हुई है और बनारस की चीजों को दुनिया भर में पहचान मिली है। बहुत, ये कानूनी पहचान मिली है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि 20 लाख लोगों को कानूनी संरक्षण उनके उत्पाद पे मिला और लगभग 25,500 करोड़ का वार्षिक कारोबार होता है। अभी तो बहुत बात होगी इस बारे में, अभी बात होगी बनारस के बारे में भी। अजय जी, आप तो यहाँ पर काफी पत्रकारिता करते हैं, राजनीतिक सवाल बाद में, लेकिन बनारस आज कैसे देखें इस 10 सालों के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद? देखिए, बनारस के अगर आप बनारस की बात करेंगे, 10 सालों की बात करेंगे, तो 10 साल में बनारस बहुत बदला है। और अगर बनारस के इन चीज़ों को आप देखिए तो जो बनारस गलियों का शहर है, आज भी गलियां हैं, तो विरासत के साथ जो विकास की बात हो रही थी वो आपको काशी में नजर आएगी। आपको हर तरफ जो असंभव काम थे, जैसे फुलवरिया 4 लेन की बात अगर हम करें, या जो बाबतपुर से जो रोड आती है सड़कों की बात करें, या उसके अलावा जो कई ओवरब्रिज और पुलों की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें, एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो इन तमाम चीज़ों में इन 10 वर्षों में काशी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर काशी के मिजाज की अगर हम बात करें, जो पहचान की बात हो रही थी और शुरुआत की बात हो रही थी, तो हमने जो यहाँ समझा और देखा है, इस काशी को जो महसूस किया इसकी फिजाओं में, तो आप ये कह सकते हैं कि मंदिरों से आते शंखनाद और मस्जिदों के अजान ही काशी की पहचान नहीं है।
इसके घाटों पर सुबह की उतरती मुलायम धूप भी इसकी तबीयत का सिर्फ एक हिस्सा भर है। सती साण सीढ़ी सन्यासी से आगे काशी अपने ब्रह्मांड में बहुत कुछ समाये हुए है और इसी विरासत को सहेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो इन 10 वर्षों में उन्होंने बहुत पहचाना। कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बातें बोल दी हैं और इन बातों को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन क्योंकि बोर्ड स्टूडियो पर भी वहां जो लोग हैं वो बहुत कुछ बोलने को वहां पर बेकरार है, तो सीधे प्रतिमा के पास चलेंगे। प्रतिमा, ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, इस वक्त हम मौजूद है बनारस शहर में जो इतिहास से भी पुराना है और जिसके रचयिता खुद महादेव है। और महादेव को बद्री जी कौन प्यारे हैं? काशी के पूराधिपति देवादिदेव महादेव को अगर सबसे प्यारे अगर कोई है तो वो है हमारे प्रभु श्री राम। और देखिए यहाँ पर हम कुछ सुनेंगे शहनाई पर, मंगल भवन अमंगलहारी, और जरा सुनिए जरा इसे एक बार। बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत जानदार। और देखिए यही तो बनारस की संस्कृति है, यही यहाँ की सभ्यता है। ये जो आप सुन रहे हैं शहनाई वादन, राजेश हुसैन एंड ग्रुप से ये शहनाई वादन आप सुन रहे हैं, जहाँ एक से बढ़कर एक भक्ति गीत शहनाई के जरिए आपको सुनाया जा रहा है। और इस बीच विपिन चौबे का मैं रुख करना चाहूंगी, लंका पर मौजूद है, क्योंकि बीएचयू पर हेलीपैड पर उतरने के बाद लंका से ही इस पूरे रोड शो की शुरुआत होनी है। ऐसे में विपिन, वहां के रंग जरा दिखाइए। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए हम इस वक्त उसी बीएचयू और लंका गेट पे मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री को सबसे पहले आना है। और सबसे पहले माहौल देखिए, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, भीड़ का आना शुरू हो चुका है और इसके बीच में भगवा रंग से पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को किस तरह से सजाया गया है। सबसे पहला माल्यार्पण यहीं पर होगा। और आप जानते हैं कि काशी के लिए, देश के लिए महामना मदन मोहन मालवीय का योगदान कितना बड़ा है और कैसे उस योगदान को प्रधानमंत्री ने समझा, कैसे भारत रत्न से उनको नवाजा। और उसके बाद यहाँ से ये काफिला इस चौक से, इस चौराहे से होता हुआ इस रास्ते पर होकर जाएगा। और वो तमाम विभूतियों के पोस्टर्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं जिन्होंने काशी के उत्थान में, काशी की पहचान में, काशी के लिए बहुत कुछ किया है। और रास्तों पर अगर गुब्बारे देखिए, फूलों की सजावट देखिए, छोटे छोटे मंच देखिए और दोनों तरफ ये बैरिकेडिंग और पुलिस की व्यवस्था देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो भी एक बड़ा कंसर्न है। लगभग 3000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी 6 किलोमीटर के दायरे में होंगे। 10 लाख लोग, 10,000 किलो फूल, 5,000 किलो गुलाब की पत्तियां उनके हाथों में होंगी और प्रधानमंत्री का भव्य और दिव्य स्वागत करने जा रहा है वाराणसी। और उसी की तस्वीरें इस वक्त लंका से लेकर, गुदौलिया से लेकर, काशी विश्वनाथ से लेकर हर जगह तैयारी पूरी हो चुकी है। कार्यकर्ता हो, नेता हो, आम वोटर हो, वो तमाम लोग आज के ऐतिहासिक दिन को देखना चाहते हैं, क्योंकि तीसरी बार ऐसा होगा जब कल प्रधानमंत्री नामांकन करेंगे। और इन 10 सालों में प्रधानमंत्री 48वीं बार अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। सज चुका है बनारस, दिव्य और भव्य हो चुका है। बस इंतजार प्रधानमंत्री का है। आधे घंटे में संभवतः वो लैंड कर जाएंगे, 1 घंटा रिजर्व रखा गया है और 5 बजे लंका के इसी गेट पर, इसी विपिन, बिल्कुल विपिन, जो आप बता रहे हैं वाकई तैयारियां भी पूरी दिख रही है और जोश भी पूरा दिख रहा है और आप भी बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की एक एक तस्वीर दिखाने के लिए। लेकिन हमारे साथ 2 खास और मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अकु श्रीवास्तव इस वक्त हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और शंभुनाथ शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो से। शंभुनाथ शुक्ला जी और अकु जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। अकु जी, मैं तो काशी में मौजूद हूँ, हमारी पूरी टीम काशी में मौजूद है और यहाँ वो वार्मथ हम महसूस कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले। आप वहां दिल्ली में बैठकर क्या महसूस कर पा रहे हैं? और आप अगर जल्दी से हमें बता सके कि इस वक्त काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए गौरव जी, मैं बनारस को अभी से महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं बनारस को महसूस काफी लंबे अरसे से कर रहा हूँ। मैं वहाँ काम कर चुका हूँ और एक अखबार का संपादक रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ बनारस की जो पल्स है वो कैसी होती है। और बनारस मोदी के नाम पे थिरकता है, बनारस मोदी के नाम पर गौरवान्वित होता है, बनारस
मोदी से अपने आप को कोरिलेट करता है। और जो शहर बिल्कुल एक, मैं उसको कहता हूँ, अंग्रेजी में कहूँगा, हिंदी में कहूँगा तो कुछ लोग हो सकता है कि उसका गलत वो मतलब निकालने, क्रेजी है वो। और वो क्रेजी शहर इस तरीके का है, अपने में मस्त रहने वाला, अपने में बेलौस होने वाला। और वो शहर जहाँ विकास का कोई मतलब नहीं होता था, बातचीत काम का कोई मतलब नहीं होता था, हजारों करोड़ रुपया वहाँ वर्ल्ड बैंक से लेके, देश के वित्त से, मंत्रालय से लेके पहुंचता था, और कहाँ जाता था भगवान जानता था। लेकिन आज पिछले 10 सालों में ही उसमें जो बदलाव हुआ है उसको लोग गौरवान्वित हैं। और वहां सच बताएं आपको, बनारस कम से कम, आसपास कितना असर होता है नहीं होता है ये अलग बात है, वहां कोई। चलिए सर, इस पर आते हैं। आपने अपने बनारस से जो नाता बताया उसके बाद तो बातचीत में और मजा आएगा सर, हमें पूछने में और आपको बताने में। लेकिन शंभुनाथ शुक्ला जी, आप बनारस के आगे जरा आसपास की भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री का ये रोड शो क्या केवल बनारस के लिए ही है, या इसका जो इम्पैक्ट है वो बनारस से बाहर भी दिखता है आपको? देखिए, अब जो चुनाव बाकी है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाकी है। आज चुनाव हो गया, सेंट्रल यूपी पूरा निपट गया। नेक्स्ट स्टेप जो है ईस्टर्न यूपी है, जहां लड़ाई बीजेपी और सपा की है। कहीं जैसे रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस भी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का रोड शो करना ये शो करता है कि वो अपनी ताकत दिखाएंगे। अब वो कितना, बनारस निश्चित तौर पर उससे कोरिलेट करता है, क्योंकि बनारस में भाई कोई भी 2 बार जो प्रधानमंत्री रह चुका हो और उसके संभावना ये भी हो कि शायद आगे भी बनेंगे, तो बनारस तो गौरवान्वित फील करेगा। लेकिन क्या पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश गौरवान्वित फील करता है? क्या लोगों को लगता है कि ईस्टर्न यूपी में कि ये फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या पूरा उत्तर प्रदेश उनको इतनी सीटें दे पाएगा जितनी कि, जैसे सबसे ज्यादा 2014 में मिली थी 71 सीटें, फिर 2019 में मिली, क्या 24 में उनको इतनी सीटें मिल जाएंगी कि वो खुद भी गौरवान्वित महसूस कर सकें? ये सब कुछ इस रोड शो पे डिपेंड करेगा। कितना भारी भरकम लाव लश्कर के साथ उनका रोड शो होता है, कितना वो ताकत दिखा पाते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि ये वो मौका है जब रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस से और हो भी क्यों ना, सियासत का केंद्र है, आस्था की दूरी है बनारस। और देखिए, इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट से गुजर रहे हैं। इस घाट पर बार बार नजर चली जाती है बद्री जी, क्योंकि देखिए जीवन का अंतिम सत्य तो यही है, आप बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, आना सबको एक दिन यही, सबको यहीं पर है। देखिए, ये मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास ये है कि जब माता आदिशक्ति शुंभ निशुंभ का वध करके जब जा रही थी, तो उनके कान का कुंडल इसी स्थान पर गिरा था। तो मणिकर्णिका, कान के कुंडल यहीं पर, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया है। और देवादिदेव महादेव ने इसे महाश्मशान भूमि बनाया, जहाँ दुनिया भर के लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस काशी में वास करते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी मृत्यु इसी स्थान पर हो। हमारी कवरेज क्यों भव्य है, क्यों शानदार है? क्योंकि केवल पॉलिटिकल बातें नहीं हो रही हैं। आज के होने वाले रोड शो पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन काशी का इतिहास, इसके अलग अलग घाटों का महत्व सब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जल्दी से 2 लाइनें सुनाइए, फिर मैं अपने संवाददाता करूंगा। कुल काशी में कुल 85 घाट है। 85 घाट में अंतिम घाट जो है वो प्रधानमंत्री महोदय ने बनाया है इस समय, हाँ, नमो घाट। तो ये 85 घाट नहीं, पहले 70 घाट थे, 85 घाट बन गए हैं। 85 घाट में 4 घाट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला घाट है आदि केशव घाट, जहाँ विष्णु भगवान पहली बार शंकर भगवान से मिलने के लिए आए थे। उसके बाद दूसरा है मणिकर्णिका घाट, तीसरा जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ था, 10 अश्वमेध घाट, और अंतिम 80 घाट है जो तीर्थ है, जहाँ पर माता शुंभ निशुंभ का वध करके जा रही थी, उनका तलवार नीचे गिरा, जहाँ पे एक जलधारा फूटी, वहां से 80 नदी निकली। तो अंतिम नदी 80 है, वरुणा 80 के बीच में वाराणसी होता है। बहुत सुंदर। इस बीच कुमार कुंदन मदनपुरा में चूंकि मौजूद है, कुमार बताइए वहां पर इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां वहां पर कर ली गई है? देखिए, मदनपुरा की तैयारी एकदम अंतिम चरणों में है और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां भी आपकी नजर जा रही होगी, लोग घरों से निकलकर आना शुरू हो गए हैं, सड़कों पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री के इंतजार में पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से पलक पावड़े बिछाए खड़ा है। अगर इस इलाके की बात करें तो अपना एक राजनीतिक महत्व भी है और बताते हैं कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ईरान के शाह को खुली जीप में बुलाकर इसी इलाके से लेकर निकले थे। हमारे साथ इलाके के कुछ बड़े लोग भी मौजूद हैं। बड़े भाई, 1 मिनट आए और बताएं कि कितना उत्साह है आप लोगों में प्रधानमंत्री के आने का? बहुत बढ़िया, बहुत उत्साह है हम लोग को आने के लिए। प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा काम करते हैं। नमस्कार।
आप लोगों को क्या लगता है, पिछली बार भी आए थे तो मैंने देखा था पगड़ी पहना के यहाँ पे स्वागत वगैरह किया गया था। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे खड़े होकर पूरा उनका स्वागत माले से और फूल से और गुलदस्ते से, उनका बहुत उत्साह से और फूल छिड़काव से हम लोग उनका स्वागत किए और आज भी यही प्रोग्राम है। आज भी यही प्रोग्राम है और भी बुजुर्ग लोग यहाँ पे मौजूद है। देखिए चुनाव तो हर बार आता है लेकिन प्रधानमंत्री जो है इस बार आ रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ स्वागत वगैरह होगा उनका? उनका स्वागत है, गंगा मैया की शरण में आ रहे हैं, जो स्वागत होना चाहिए वो भी कम है और भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है कुमार, हमें कुमार, कम लग रहा है। कुमार, वाकई आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनकी राय काफी अहम है और वो राय आगे भी हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बनारस के लोग, अलग अलग जगहों के लोग क्या सोच रहे हैं ये हम बताते रहेंगे, लेकिन जरा आनंद पांडे के पास चलते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, तैयारियों की बात बहुत हुई, जरा बीजेपी की बात बताइए, बीजेपी ने कितनी मेहनत की है इस रोड शो के लिए? क्या टारगेट दिया गया कार्यकर्ताओं को और जो लोकल यूनिट है वो कितना ज्यादा जुटी रही इस रोड शो के लिए? जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ पिछले 3-4 दिनों में 2-3 दौरे कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद परसों यहाँ थे और फिर अभी यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए। बीजेपी का टारगेट है कि 5 लाख से ज्यादा यहाँ पर लोगों को जुटाया जाए। इसके अलावा बीजेपी की जो सबसे बड़ा फोकस ये है कि बीजेपी ने कितना बड़ा एक टारगेट सेट किया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का टारगेट 10 लाख तक रखने का उन्होंने टारगेट किया है। जरूर एक बहुत बड़ा टारगेट है और उसको पूरा करने के लिए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो बनारस में डेरा डाले हुए हैं। छोटी छोटी बैठकें की जा रही है, बड़ी बैठकें तो ठीक है होंगी बाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो खुद कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बैठकें की जा रही है। हमारे संवाददाता बनारस का एक एक रंग आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो रोड शो ना उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी 100 से ज्यादा पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा रोड शो गुजरने वाला है। और ऐसे में इस बीच मैं रुक करना चाहूंगी विपिन चौबे का भी। विपिन, आपके साथ कुछ लोग मौजूद है, जरा बात कीजिए। देखिए प्रतिमा, पूरा बनारस तैयार है और इस वक्त सिर्फ इंतजार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। तो बनारस वालों से मैं पूछ लेता हूं, तो बनारस वाले कैसे स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का? एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है ये बताइए, एक्साइटमेंट कितनी? कुछ सुना रही थी आप लोग। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मोदी जी ने कुछ काम वाम किया है भैया? किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया। क्या किया है, क्या किया है? साफ किया है, घाट बनाए, बहुत बहुत रोड बहुत अच्छे, बनारस को बनारस बना दिया उन्होंने। बहुत चुनौती तो नहीं है बनारस में मोदी जी की? हाँ भाई, चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। नहीं जीत रहे कि नहीं जीत रहे? बम्फा जीत रहे हैं, कोई हारे वोट से जीत रहे हैं? 5 लाख से। कितनी जनता कितने वोट? 10 लाख वोट। 10 लाख वोट? 10 लाख वोट मिलेगा कि 10 लाख से जीतेंगे? 10 लाख से जीतेंगे। आप लोग में उत्साह कितना ज्यादा है प्रधानमंत्री? अंकित, ठीक है विपिन मैं आ रहा हूँ, विपिन मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए बनारस के लोग तो यहाँ पर बहुत जोश में हैं, लेकिन अजय जी मैं तथ्यों की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री 2014 में जब यहाँ से चुनाव लड़े तो वो करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, करीब 56-57% वोट मिले उनको। 2019 में जब जीते तो ये और बढ़ गया आंकड़ा, 4 लाख से ज्यादा वोट और 62-63% वोट। इस बार 10 लाख का टारगेट बताया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये संभव है, ये हो पाएगा? देखिए जनता है वो उत्साही है और उसे लगता है कि हम 10 लाख से ज्यादा जिताएंगे, लेकिन जो बीजेपी का अपना टारगेट है वो ये है कि हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से उनको जिताएंगे, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन बढ़ाएंगे। हाँ। और ये मार्जिन मेयर के चुनाव में दिखा भी था। हाँ। कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई सेट कर रहा है। मेयर के चुनाव जब हुए थे तो उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन से मेयर का चुनाव जीता गया था और उसके बाद ये लगता था कि 5 से 10 लाख के बीच के बीच की जो मार्जिन है उस मार्जिन से उनको जिताया जाएगा। और ये टारगेट खुद सेट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। तो ये लिए जाने जाते हैं, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं और एक बड़ा बार सेट करने के लिए जाने जाते हैं। रजनीकांत जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ काशी बनारस, इन दोनों का मेल अपने आप में अद्भुत है, दोनों का फ्लेवर अपने आप में अद्भुत है। अब ये जो जोड़ी है इसको एक आम बनारसी कैसे देखता है? देखिए, हम आपको बताएं कि
बनारस दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है और सनातन संस्कृति के लिए तो यह मशहूर ही है पूरी दुनिया में। लेकिन बनारस कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे आपको दुनिया के सभी जगह के लोग रहते हुए मिलेंगे, भारत के नहीं दुनिया के सभी जगह के लोग रहते मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ की जो शिल्प है, कला है, अब जैसे हम उदाहरण दें कि दक्षिण भारत के जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो पूजा पात्रों को बड़े पैमाने पर खरीदते हैं, जिसको बनाने का काम कसेरा समुदाय करता है। यहाँ पे मिठाइयों को जाते समय लेके जाते हैं, जो कि लाल पेड़ा और तिरंगी बर्फी को लोग लेकर के जाते हैं। खान पान की जब हम बात करेंगे तो ठंडाई, बनारसी लंगड़ाहम और बनारस के पान का स्वाद लेते हैं। तो ये बनारस कनेक्ट करता है। अभी आप मुझे भी कह रहे थे कि यहाँ से लाल पेड़ा लेके जाएगा, क्योंकि आम तो भी तैयार नहीं हुआ होगा। नहीं, आम तैयार हो चुका है, लाल पेड़ा भी तैयार हो चुका है और ठंडाई लोग शाम को पीते हैं। तो बनारस की जो विरासत है, इस विरासत को, जैसे गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, ये ढेर सारे उत्पाद यहाँ के ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो काशी के उत्पादों को गिफ्ट के रूप में ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और उन्होंने वाकई जो यहाँ के लोकल, वोकल फॉर लोकल जो उनका एक मंत्र है वो यहाँ भी दिखता है। प्रतिमा, काशी की विरासत की बात हो रही है, आपके साथ कुछ संगीतकार हैं, वो आपके साथ कुछ गायक हैं, जरा पूछिए काशी की विरासत को लेकर उनके पास क्या है। प्रतिमा, हो टू यू। गौरव, मैं आपकी बात पूरी तरह तो नहीं सुन पाई, शायद नेटवर्क की दिक्कत रही होगी, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे साथ शहनाई वादक मौजूद है, बद्री जी मौजूद है। ना केवल वो कविताएं हम तक का पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक, बल्कि बनारस का इतिहास क्या है, उसका भविष्य कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम लगातार चर्चा करते हुए चल रहे हैं। और ये देखिए, बनारस की खूबसूरत घाटों से जो TV9 का बोट स्टूडियो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। रोड शो की एक तस्वीर हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, आकुश श्रीवास्तव जी और शंभुनाथ जी। एक एक कर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। शंभुनाथ जी, TV9 भारतवर्ष की स्पेशल शो में हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता थे। बीएसपी के तो खुद उम्मीदवार यहाँ से जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में, लारी साहब, उनसे हमने बात की तो उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए और ये तक कह दिया गया कि बहन जी इस बार किंग मेकर की भूमिका में होगी और उनके बगैर कोई सरकार बना नहीं पाएगा, और अगर ऐसी नौबत आई तो वो इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अगर ऐसा देखा जाए कि किसी की जरूरत पड़ गई, एक तो ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब 1977 से तुलना कर रहे हैं कि इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए, लेकिन लगभग 47 साल गुजर चुके हैं। वोटिंग पैटर्न बदल चुका है, बहुत कुछ चीजें बदल चुकी हैं, और एक जो युवा वोटर तैयार हुआ है उसकी सोच एकदम भिन्न है। हम जो सोच रहे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन एक नया वोटर जो है उसकी सोच एकदम अलग है। और कुछ लोग वाकई, कुछ भी कहा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं। अब जैसे बनारस में जो आपको देखने को मिल रहा है वो दीवानगी तो है ना, तो जो दीवानगी है वो ज्यादा एक अलग किस्म की तरफ जा रही है कि लोग वोट, इस तरह के दीवाने लोग जो है सुबह सुबह वोट दे के चले आए। हमें लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन इतनी आसानी से बातें नहीं कही जा सकती है। बहुत कुछ बदला है। लोग वोट सुबह जो देने जा रहे हैं वो तो वो है, और जो वो हमें शंभुनाथ जी तब नजर आता है जब यहाँ पर बात जीत हार की तो होती ही नहीं है। मतलब ये किसी की जुबान में, किसी के दिमाग में, किसी के जहन में है ही नहीं मुद्दा। जीत हार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि इस बार अंतर कितना होगा, और अंतर भी 10 लाख करने की बात यहाँ पर की जा रही है। आकू जी, आपका मैं रुक करूंगी, लेकिन जल्दी से कुछ सुना दीजिए। हाँ, दरअसल में क्या है, आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो रोड शो करेंगे, उस रोड शो की एक मैं खासियत बता दूं। रोड शो के आइए, हमारे इस काशी में देवाधिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। शिवलिंग को जब कोई देखता है तो उसमें कोई वस्त्र नहीं छाया जाता था, वो नंगे हैं। तो अब मैं नंगई पर मैं आपको कविता सुनाता हूँ। नंगई हमारे बनारस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बरकरार रखनी है इस दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में अपनी दबंगई और मर्दई, तो बद्री विशाल की बात मान जाइए और आज ही से शुरू कर दीजिए। खुलकर नंगई, खुलकर नंगई, खुलकर नंगई। उम्मीद करते हैं कि जो है नेता है वो कम से कम, प्रतिमा, नेता जो है वो कुल मिलाकर अपनी बात जो है वो सीधे तौर पर, प्रतिमा आपके साथ जो है ना, प्रतिमा आपके साथ जो है ना, अगली बार आइएगा तो इनका नाम जरूर बताइएगा। लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कौन है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं बनारस के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपके पास आऊं, आकू जी मुझे एक बात बताइए, हमने कल पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो देखा
और बहुत भीड़ थी ये कहा जा रहा है, और वहां से भी जाहिर सी बात है कि बिहार में एक बड़ा मैसेज गया होगा। आज आपको लगता है जो 10 लाख का टारगेट है, अगर वो पूरा होता है और वो भव्य तस्वीर दिखती है, तो उसका और क्या मैसेज जाता हुआ दिखेगा आपको जो बची हुई सीटें उनके लिए? देखिए, तय बात है, ये टारगेट वगैरह की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह की सड़कों पर लोग होते हैं, वो कौन आता है, कौन नहीं आता है, कौन रहता है, ये एक बड़ा सुपरफिशियल सवाल होते हैं। लेकिन अगर भीड़ है और अगर उसमें उत्साह है, तो वो उत्साह मल्टीप्लाई होता है। वो उत्साह जो है उसकी कॉलोनी में पहुंचता है, वो उत्साह उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, वो उत्साह उसके घर के गलियों में पहुंचता है, और वही उत्साह मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारी बात करता है। बनारस को लेके कोई शक होना नहीं चाहिए। आप बात जब आगे पीछे की करते हैं, तो बनारस का होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बनारस के साथ साथ बिहार का एक हिस्सा जो बिल्कुल मुगल तराएं, आरा, बक्सर वगैरह वगैरह का है, वो पूरा जुड़ता है, और उधर सासाराम और ये सब हिस्सा जुड़ जाता है। इधर आइएगा तो पूरा ईस्टर्न यूपी वाला हिस्सा जुड़ जाता है, और ईस्टर्न यूपी के साथ साथ इधर रायबरेली तक हिस्सा जुड़ जाता है। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है, और बनारस वैसे भी प्रधानमंत्री के लिए बहुत प्रिय रहा है। वो इम्पैक्ट निश्चित रूप से डालेगा, ना डालने का कोई सवाल नहीं उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। अकू जी, जिन इलाकों की आपने बात की है, ईस्टर्न यूपी, हम उसमें घूम रहे हैं। हम गाजीपुर जाने वाले हैं, जिस आरा की बात की हम वहां जाने वाले हैं, बिहार के पटना, नालंदा, हम इन सब जगहों पर जाएंगे। और आपने जो हमें एक लाइन दी है ना कि वो मल्टीप्लाई होता है, इस रोड शो के बाद वहां जाके हम उसको भी टटोलेंगे, और हाईटेक बस TV9 की वहां भी पहुंचेगी। अगर वहां के लोग देख रहे हो इस शो को, तो वो भी समझे कि TV9 उनके इलाके में आने वाला है। लेकिन जल्दी से यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर रजनीकांत जी हैं। रजनीकांत जी, जल्दी से आप कितना एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के रोड शो के लिए? मैं बताऊं कि आज का ये जो रोड शो सब लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हम उसकी जगह दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, काशी दर्शन। क्या बात है? प्रधानमंत्री जी को और काशी के लोगों का, और काशी के लोगों को प्रधानमंत्री जी का, संपूर्ण भारत का दर्शन यहाँ पे होने वाला है। वो चाहे सोनारपुरा हो, मदनपुरा हो, बंगाली टोला हो, या और भी कितने इलाके हैं, यहाँ पे काशी में रहने वाले 100 अलग अलग स्थानों के लोग, यहाँ तक कि विदेश के रहने वाले लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा के अंदर में प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, ठीक है, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही है। प्रतिमा, काशी दर्शन तो आप भी करा रही हैं कल से, जरा पूछिए वहां पर और क्या आप वहां पर दिखा रही है हमारे दर्शकों को? तो बनारस में हम मौजूद हैं, शहनाई की धुन यहाँ पर सुनाई दे रही है, और जब शहनाई बनारस में सुनाई देती है तो शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां याद आते हैं। और यहाँ पर देखिए जो धुन है उससे मंत्रमुग्ध हो जाए कोई भी, मानेंगे आप? शहनाई की ये धुन बहुत मंत्रमुग्ध कर देती है। हाँ, ये चैता एक विधान है गाने का, जो लोकल में आता है।